बहुत साल पहले मणिपुरम नामक गांव में रोशन नाम का एक जमींदार रहता था। वो दान पुण्य करते रहते और वो अविवाहित थे। उनके सभी रिश्तेदार रोशन से ज्यादा उनकी संपत्ति से प्यार करते थे और उनकी दुर्दशा से अधिकतम लाभ प्राप्त करते थे। रोशन अपने अच्छे स्वभाव के कारण लोगों के गंदे इरादे समझ नहीं पाते थे। आपको मेरे भाई से पैसे लेते हुए शर्म नहीं आती? आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इतना आलसी क्यों हो आप? मेरा घर चलाना मेरे भाई की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें ही गलत क्या है? वो अविवाहित है और गांव वालों को सारे पैसे दान कर देते हैं। वैसे भी लेने में क्या दिक्कत है? उनके मरने के बाद तो सारी संपत्ति हमारी ही होनी है। अपना भाषण बंद करो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल जाकर मुझे उनसे मिलना है। अगले दिन कुंती और रामू रोशन से मिलने जाते हैं। नमस्ते जीजा जी, आप कहीं काम कर रहे हैं या मैं आपके लिए कोई बात करूं कहीं काम के लिए? नहीं भैया, मैं कोई काम तो करना चाहता हूं, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि मैं आपका बहनोई हूं, तो लोग मुझे काम देने से इनकार कर देते हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? मैं समझ गया। आप और कुंती यहीं रहकर खेती करिए और मैं आपको कोई खेती के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं। कुंती और रामू रोशन के साथ रहने लगते हैं और उनके खातों की देखभाल करते हैं। कुंती, तुम्हारा भाई सारा पैसा लोगों को दान में दे रहा है। आप इस बारे में फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये उनका पैसा है, वो जो चाहे करे। क्यों नहीं, उसमें से जो आधा मिलने वाला था हमें, वो तुम्हारा भाई दान कर रहा है और मैं खाता देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं कि रोशन वहाँ आकर कहते हैं, जीजा जी, मैंने आपसे कहा था ना गोपी चंद को 20,000 रुपए देने के लिए, फिर आपने क्यों नहीं दिया? भैया, हमारा विचार ये नहीं था कि आपकी बातों का अनादर करूं, लेकिन अगर हम ऐसे ही दान देते रहें तो हम क्या बचा पाएंगे? ये आपका काम नहीं है। अगर आप हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, वरना आप कुछ और देख लीजिए। रोशन रामू को चेतावनी देकर वहाँ से चले जाते हैं। तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे क्या नहीं कहा। इस घर में मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है। आपने ठीक कहा। वो अगर इसी तरह से दान करते रहे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हम भैया से बात करेंगे कि संपत्ति में से हमारा हिस्सा दे। तुम उनके मृत्यु के बाद ही संपत्ति प्राप्त कर सकती हो। लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ है, वो अभी नहीं मर सकते हैं। वो इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? हमें उन्हें जहर देकर मारना होगा। हम ऐसा ही कर सकते हैं। चाहो वो करो, लेकिन मुझे इनमें शामिल मत करना, क्योंकि मैं अपने भाई की कातिल नहीं बन सकती। परेशान रोशन ने दोनों की बातें सुन ली और फिर दोनों के सामने आकर खड़े हो जाता है और कहता है, मेरे बहन और बहनोई, पैसों की सोच रखने वाले मुझे मारने की योजना बना रहे थे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी संपत्ति। ये संपत्ति अपने पास ही रखो। मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो घर छोड़कर निकल गए और सोचने लगे, मैं अपनी बहन से प्यार करता था, लेकिन मेरी बहन की नज़र तो मेरे पैसों पे थी। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सारी घटनाओं पर विचार करते हुए रोशन जंगल में चला गया। बिना भोजन किए लगातार 3 दिनों तक यात्रा करते रहे। थक हार कर भूखे प्यासे रोशन पेड़ के नीचे सो जाते हैं और रोशन के पीछे एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं और वो आकर कहते हैं, बेटा, लगता है तुम बहुत दिनों से कुछ खाए पिए नहीं हो। बहुत लंबी यात्रा करके आए हो क्या? बाबा, आपको कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ बेटा, लेकिन ये सब बातें छोड़ो। मुझे लगता है तुम्हें भोजन की आवश्यकता है। ऐसा कहते हुए साधु ने रोशन को शानदार भोजन प्रदान किया। रोशन ने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने कहा, बाबा, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज तक मैंने लोगों की जरूरतों को पूरा किया है, लेकिन आज आपने मुझे खाना खिलाया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से मैंने तुम्हारी मदद की है। मुझे पता है तुम पैसों के लालची नहीं हो, लेकिन समय समय पे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये लो जादुई डंडा। तुम्हें जब भी भूख लगे इस डंडे से तुम भोजन प्राप्त कर सकते हो। और ये मत सोचो कि ये डंडा तुम्हें क्यों मिल रहा है। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से अब तुम यहाँ से जा सकते हो। आपसे मिलकर खुशी हुई। धन्यवाद पापा। इतना कहने के बाद रोशन वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों तक यात्रा करते रहते हैं और फिर एक जगह पहुँचते हैं जहाँ एक छोटी सी जमीन पर वो खेती कर कर अपना गुजारा करते हैं।
एक दिन रोशन थक कर पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और फिर उसकी आंखें लग जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद हे भगवान, ये सांप तो उन्हें काट लेगा। अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे जगाऊं? ये सोचते हुए अशोक ने उस सांप को जाकर फेंक दिया। इतने में रोशन की आंखें खुल गई। अशोक ने रोशन से कहा, महोदय, आप गहरी नींद में थे। उस सांप ने आपको काटने की कोशिश किया, इसीलिए मैंने उसे दूसरी दिशा में फेंक दिया है। अब आप ठीक हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ इसके बदले में, लेकिन आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक है और मैं नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ और मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए। तुम बहुत दयालु हो अशोक। ये लो, ये डंडा, ये जादुई डंडा है। इससे जब चाहो तुम अपने लिए भोजन प्राप्त कर सकते हो। मैं इस डंडे से कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ क्या? कुछ भी नहीं, केवल भोजन प्राप्त कर सकते हो। महाशय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे फिर मिलूंगा। अशोक डंडा लेकर सफर को जारी रखता है। बहुत तलाश करने पर भी उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर एक दिन वो जादुई डंडे से भोजन का आनंद लेता है और खाते हुए सोचता है, मैं हर रोज इतना अच्छा भोजन करता हूँ, लोगों को भी इसे स्वाद चखाना चाहिए। क्यों ना मैं अपना एक ढाबा खोल दूँ, मेरा काम भी चलने लगेगा। अशोक अपना ढाबा खोल देता है और उसका व्यवसाय चलने लगता है और शहर में उसका नाम होने लगता है। फिर एक दिन रोशन उसके ढाबे पर भोजन के लिए आता है। अरे महोदय, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं अशोक हूँ, जो आपको सांप के काटने से बचाया था और आपने मुझे जादुई डंडा दिया था। मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ अशोक, तुमने मेरी जान बचाई थी। अच्छा, क्या तुम्हें कोई नौकरी मिली है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं मिला, लेकिन आपने जो डंडा दिया था उसी से मैं अपना व्यवसाय चला रहा हूँ। तुम इस डंडे का इस्तेमाल व्यवसाय चलाने के लिए कर रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम्हें अपनी मेहनत से पैसे कमाने चाहिए, पैसे नहीं। वैसे ये लो पैसे तुम्हारे। मैं नहीं ले सकता ये पैसे, ये सब कुछ आपकी ही वजह से है। वैसे मुझे लगता है कि आपको इस व्यवसाय में मेरा साथ देना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम इस डंडे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तुम पैसे कमाने में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, मेहनत से पैसे कमाओ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ? लोग खाते हैं तो उसका पैसा वसूलने में इसमें क्या गलती है? कुछ गलत नहीं है। मुझे वो छड़ी अच्छे कर्मों के कारण मिला था और आप इसके लायक हैं क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए आपको मैंने वो दिया। अगर इस डंडे का इसी तरह गलत इस्तेमाल होता रहा तो एक समय ये काम करना बंद कर देगा और आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैं ये सब नहीं मानता, आप मेरे साथ ही रहिए। रोशन अशोक की बातें नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। अशोक पैसे कमाने के लिए उस डंडे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है। अंत में वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है। तुम इतना कष्ट क्यों सहते हो? किसी डॉक्टर से दिखवा लो। जी महाशय, जैसा आप कहें, मैं आज ही शहर जाऊंगा। अशोक जांच कराने शहर जाता है। जांच करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपकी बीमारी बढ़ गई है, इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर साहब, पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। कृपया सलाह के अनुसार दवा का सेवन करें। अशोक अपने इलाज में सारे पैसे लगा देता है, लेकिन उसकी बीमारी ठीक न होती है और बीमार हो जाता मेरी बीमारी में तो सारे पैसे खत्म हो गए। मैं उस डंडे का अधिक से अधिक इस्तेमाल करूंगा और पैसे मैं कमाऊंगा। उस डंडे का इस्तेमाल वो इतनी जोर जोर से कर रहा था कि उसका डंडा टूट जाता है। अरे, छड़ी तो टूट गई। मुझे इतना वजन नहीं देना चाहिए। अब मैं क्या करूं? अशोक, मैंने कहा था तुम इस डंडे का ज्यादा उपयोग करोगे तो तुम इसका जादू खो दोगे। बिना मेहनत किए तुमने एक भी पैसा नहीं कमाया, जिसके कारण तुम्हारा शरीर बेकार हो गया। मैंने कहा था ना, मेहनत से पैसे कमाओ। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अब तुम मेहनत से पैसे कमाओ। मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कड़ी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। मैंने आपकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। अशोक को सारी बातें समझ में आ जाती है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है।
और वो मेहनती हो जाता है। और दूसरी ओर रामू को जुए की लत लग जाती है और वो अपनी सारी संपत्ति खो देता है और उस घर से चला जाता है। अब हमारा क्या होगा? कि जुए की आदत ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है इस घर के अलावा। अब तो मेहनत करके पैसे कमाओ। भगवान ने हमें हमारे गंदे इरादों का सबक सिखाया है। अब मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। अगर आपको कहानी ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।